आ रहा है स्टार्टिंग लाइव वीडियो। हाँ ठीक है। आपके पास गई पिक्चर? अच्छा अच्छा ठीक है। ये सबको दिख रहा होगा। एक मिनट। हैं? पंखा चलने की तो पंखा बंद करके एसी चला दो। हाँ हाँ ये कुछ फोटो डार्क आ रही है क्या? हाँ चलो ठीक है, वैसे क्या करें। मेरे कल 6 बज गया क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा अब लीड इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हाँ निवेदिता जी, ये प्रगतिशील लेखन आंदोलन और आज की चुनौतियों पर बात करनी है, तो थोड़ा कैमरा टेस्ट किया जा रहा है। ऑडियो आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, और तेज बोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ तेज करके बोलूँगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू। तो शुरू कर देता हूँ। हाँ हाँ मित्रों नमस्कार। लगता है कुछ मित्र आ गए हैं और संभवतः मेरी आवाज़ भी आपको ठीक से आ रही है, क्योंकि एक दो मित्रों ने लिख दिया है कि आवाज़ आ रही है। दरअसल ये तकनीक का मसला है जिसमें हम लोग उतने अभ्यस्त नहीं हैं, इसलिए कुछ शुरुआती दिक्कतें हैं। तो मित्रों मैं बात शुरू करता हूं। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज की शाम हमें प्रगतिशील आंदोलन और आज की चुनौतियों के संदर्भ में बात करनी है। दरअसल जब प्रगतिशील लेखक संघ की सांगठनिक स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में, तब से लेकर आज तक लगभग 9 दशकों का अंतराल है और इन 9 दशकों के अंतराल में समूचे विश्व, हमारे भारतीय समाज की दशा दिशा, राजनीति में बहुत बदलाव आया है और उन बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए, आज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ये उचित ही है कि हम लोग प्रगतिशील आंदोलन की
दशा दिशा और उसकी वर्तमान भूमिका पर थोड़ा दृष्टिपात करें। दरअसल जिन दिनों प्रगतिशील आंदोलन की स्थापना हुई थी, तो उस समय दो चुनौतियां हमारे सामने थीं। वो चुनौतियां थी, एक तो ब्रिटिश शासन से ये था कि जो देश में सामाजिक कुलीन सत्ता थी, उस कुलीन सत्ता से भी आजादी के साथ मुक्त दिलाना। तो पहला काम तो हुआ, यानी कि देश आजाद हुआ, लेकिन जो कुलीन सामाजिक सत्ता से आजादी की बात थी, उसका दिशा यानी उसका पहिया घूम गया। यानी हुआ ये कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन आजादी के इन लगभग 6-6.5 दशकों के बाद वो जो कुलीन सत्ता थी, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हाशिए पर थी और स्वाधीनता आंदोलन की हिस्सेदार नहीं थी, आज वो सत्ता के शीर्ष पर है। यानी कि राजनीतिक आजादी तो हमें मिली, लेकिन जो सामाजिक आजादी, सांस्कृतिक आजादी, जो आर्थिक आजादी मिलनी थी, वो सपना रही। तो आज के संदर्भ में चुनौतियां पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ी हुई हैं। तो अगर हम देखें तो आज का समय या आज की चुनौती क्या है, यानी आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है, राजनीतिक जनतंत्र को बचाने की तो है ही, और उसके साथ यानी कि स्वाधीनता पूर्व के भारत में भी जो तर्क, ज्ञान, बहुलवाद की जो परंपरा थी, और जिसका कि उत्स अगर हम देखें तो बुद्धकालीन भारत से है, तो उस बौद्धकालीन भारत से, भक्ति आंदोलन से होते हुए ज्योतिबा फुले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यान, इस सब से गुजरते हुए जो तर्क, ज्ञान, जो बहुलवाद की परंपरा स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान भी अवरुद्ध नहीं हुई थी, वो इधर के कुछ वर्षों में अवरुद्ध होती सी दिखाई पड़ रही है। अवरुद्ध ही नहीं होती दिखाई पड़ रही है, खाली उस पर कुछ प्रतिबंध ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि हो यह भी रहा है कि अभिव्यक्ति के लिए विगत कुछ वर्षों में बौद्धिकों की और लेखकों की हत्याएं भी हुई हैं। यानी भारत के इतिहास में ये पहले इसके कभी नहीं हुआ कि लिखने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, तर्क के लिए और बहुलवादी परंपरा की रक्षा के लिए बौद्धिकों को जो है उनकी हत्याएं की जाए। यानी कि अगर नाम नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, ये उदाहरण है। तो ये तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश के जो दूसरे बुद्धिजीवी थे, उनकी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाना, उनकी घेराबंदी, यानी कि तमिलनाडु के लेखक पेरुमल मुरुगन का उदाहरण हमारे सामने है कि पेरुमल मुरुगन एक उपन्यास लिखने के लिए उनकी घेराबंदी की गई, उपन्यास पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए उच्च न्यायालय में जो है उन पे मुकदमा किया गया, जुलूस जल से निकाले गए, उपन्यास की प्रतियां जलाई गई। परिणाम ये हुआ कि पेरुमल मुरुगन को विवश होकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि मेरे लेखक की मृत्यु हो गई है। किसी समाज में, किसी देश में ये स्थितियां हो जाएं कि एक लेखक अपने लेखक की मृत्यु की घोषणा करे और उच्च न्यायालय उसे इस बात की मुक्ति दे और कहे कि नहीं, आप लिखिए। दूसरा उदाहरण कांचा इलैया का है। कांचा इलैया जिन्होंने लिखी थी पुस्तक वाई आई एम नॉट हिंदू, फिर पोस्ट
उनकी घेराबंदी की गई, प्रदर्शन किए गए, उनको जो है उनके विरुद्ध नारे लगाए गए, थाने में रपटें हुई, अदालतों में केस दायर किए गए, और यहाँ तक कि देश की जो शीर्षस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में उनकी पुस्तक पोस्ट हिंदू इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट दायर की गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। तात्पर्य कहने का ये कि लिखने पढ़ने के लिए इतने संघर्षों से भारतीय समाज कभी नहीं गुजरा। एक दूसरा उदाहरण हमारे सामने है आनंद तेल तुंबडे का। आनंद तेल तुंबडे की बहुप्रशंसित पुस्तक है रिपब्लिक ऑफ कास्ट। रिपब्लिक ऑफ कास्ट में उन्होंने भारतीय समाज की जो एक जातिगत संरचना है और आधुनिक जनतंत्र के साथ उसके जो अंतर संबंध है, उसकी जो अंतर प्रक्रिया है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत से लेख लिखे हैं जो कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में छपते रहे हैं। तो एक इतना बड़ा विद्वान, स्तंभकार, लेखक, समाजशास्त्री, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो जब इस तरह के हालात हैं, यानी इतना ही नहीं, आप जब सोचिए यू आर अनंत मूर्ति का निधन हुआ, तो यू आर अनंत मूर्ति के निधन के बाद कुछ ताकतों ने खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। तो जब देश समाज में यह होने लगे कि सच कहने वाले, तर्क करने वाले, भारतीय समाज की बहुलवादी संरचना के पक्ष में बात करने वाले, उन लोगों की हत्याओं पर लोग खुशियां मनाने लगे, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक ऐसे समय में हमें अपनी उस परंपरा को याद करने की आवश्यकता है। प्रगतिशील आंदोलन एक समुच्चय था तर्क, ज्ञान और बहुलवाद का। ऐसा नहीं है कि अप्रैल 1936 की एक तिथि चुनी गई और उस तिथि में एक संगठन की स्थापना हुई और उस दिन से तर्क ज्ञान की परंपरा शुरू हो गई। मैंने पहले ही कहा कि इसकी एक लंबी परंपरा थी। आप देखिए, हिंदी में ही राधा मोहन गोकुल जी ने ईश्वर का बहिष्कार सरीखी लेख श्रृंखला लिखी। प्रेमचंद जी ने उसे अपने संपादकत्व माधुरी में छापा, और उन दिनों यानी कि श्रृंखलाबद्ध जब हो रही थी, पाठकों में उसकी इतनी सकारात्मक, इतनी अच्छी प्रतिक्रिया हुई। फिर प्रेमचंद ने जब वो पुस्तक के रूप में छपा तो उसके परिचय में लिखा कि इस पुस्तक ने तो अपने समय में, इन लेखों ने अपने समय में तहलका मचा दिया था। तो जरा सोचिए कि राधा मोहन गोकुल जी ईश्वर का बहिष्कार लिख सकते थे, भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूं लिख सकते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म की आड़ लिख सकते थे। थोड़े समय के बाद राहुल सांकृत्यान रामराज और मार्क्सवाद लिख सकते थे। यशपाल मन की लगाम और शंभुक सर की कहानी लिख सकते थे। प्रेमचंद लिख सकते थे कि वर्ण व्यवस्था को जड़मूल से उखाड़ देना चाहिए, अपने उस लेख में जिसका शीर्षक था कि क्या हम राष्ट्रवादी हैं। तो एक वो समय था जब संवाद की, विवाद की एक स्वस्थ परंपरा थी। आज जब वो स्वस्थ परंपरा अवरुद्ध हुई है तो हमें एक बार फिर उस परंपरा के अवगाहन की आवश्यकता है, और यह भी सोचने की आवश्यकता है कि हम आज जो उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, क्या सचमुच वास्तव में उस परंपरा के जो एक जीवित तत्व हैं, जीवित तत्वों के साथ स्वयं अपने आप को संबद्ध कर पा रहे हैं। तो आज के समय में जो आज की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मुझे लगता है हमारे प्रगतिशील पुरखों के कोठार में
बहुत कुछ है। तो एक बार उसमें जाने की आवश्यकता है, उससे अपने उपकरणों की तलाश की आवश्यकता है। हम याद करें कि प्रेमचंद को जब वो ये सब कर रहे थे, यानी जब वो वर्णाश्रमी व्यवस्था को जब वो चुनौती दे रहे थे, तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। उन्हें घृणाकर प्रचारक कहा गया, उन्हें ब्राह्मण द्रोही कहा गया, तरह तरह के लांछन उन पे किए गए। लेकिन प्रेमचंद ने एक जिसे कहा जाए कि एक बौद्धिक बहस करते हुए उन सब का जवाब दिया। उन्हें जब घृणा का प्रचारक कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया अपने लेख से, जीवन में घृणा का स्थान। तो वो जो प्रेमचंद की परंपरा थी, जिस परंपरा के तहत उन्होंने महाजनी सभ्यता जैसा लेख लिखा, सांप्रदायिकता और संस्कृति लिखा, क्या हम राष्ट्रवादी हैं लिखा, और प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ सम्मेलन का वो अध्यक्षीय भाषण तो है ही, जिसमें उन्होंने सौंदर्य की कसौटी बदलने की बात कही थी। तो वो जो बहसें, यानी कि जो प्रगतिशील लेखन आंदोलन के प्रारंभिक दौर में जो बहसें थी, यानी कि जो एक प्रगतिशील आंदोलन था, ऐसा नहीं था कि प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत हुई, सारा हिंदी समाज, सारा हिंदी साहित्य प्रगतिशील आंदोलन का अनुगामी हो गया। उसके विरोध में बहुत से स्वर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा, प्रेमचंद को प्रोपेगेंडिस्ट कहा। दूसरे उनके जो उस दौर के जो लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया। बनारस में ही उनका बहुत विरोध किया। लखनऊ शहर में उन पर जो है FIR दर्ज हुई थाने के अंदर, उनकी एक कहानी पर, मोटेराम शास्त्री पर। तो इस तरह के विरोधों का सामना करते हुए, और दूसरा यह है कि जो एक जिस पुरातन पंथी, जिसे आज एक हम बृहत्तर रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहते हैं, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वो धारा एक वैज्ञानिक चिंतन के और समाज की जो एक प्रगतिशील दृष्टि थी, उसके विरुद्ध उस समय यानी प्रेमचंद के समय में भी कारगर थी। और आजादी के बाद जब प्रगतिशील आंदोलन, उसके नियंताओं ने यह समझा कि अब हमारा काम कुछ आसान होगा। आसान इसलिए होगा कि देश आजाद है, और इस आजाद देश में जो एक वैज्ञानिक जो सोच थी, आधुनिक सोच थी, जो जनतांत्रिक दृष्टि थी, जो कि एक नेहरू के नायकत्व में नए भारत का निर्माण होना था, तो उस सब सोच के तहत ऐसा लगने लगा था कि आने वाले समय में स्वयं में एक जिसे कहा जाए कि पुरातन पंथी और समाज को पीछे ले जाने वाली अतीतगामी शक्तियां स्वयं पराजित होकर के, तिरोहित होकर के एक प्रगतिकामी समाज को रास्ता देंगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि जो उस समय, यानी कि जो अतीतगामी पुरोगामी शक्तियां थी वो तो थी ही, लेकिन जो आधुनिक दृष्टि से संपन्न शक्तियां थी, उन शक्तियों ने भी, यानी कि जो जिसे हम कह सकते हैं कि साहित्य के दृष्टिकोण से कलावादी दृष्टिकोण कह सकते हैं, तो उस तरह की जो शक्तियां थी, उन्होंने भी आजादी के तुरंत बाद प्रगतिशील आंदोलन के सामने कई तरह के रुकावटें, कई तरह के सवाल खड़े किए। सवाल और रुकावटों के साथ साथ ही कुछ झूठ भी प्रचारित किए। प्रगतिशील आंदोलन को लेकर के कुछ मिथ्या प्रचार भी किए। एक उदाहरण उसका यह है कि अज्ञेय जी, जो कि व्यक्तिवादी धारा के शीर्षस्थ कवि, कथाकार, चिंतक, बौद्धिक थे, उन्होंने ये तक कह डाला कि प्रगतिशील लेखक संघ के
स्थापना सम्मेलन में, यानी लखनऊ के सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया था अध्यक्ष की कुर्सी से, वो भाषण जो प्रेमचंद के भाषण के रूप में प्रचारित किया जाता है या बताया जाता है कि वो प्रेमचंद ने वो भाषण दिया था, सचमुच प्रेमचंद ने वो भाषण दिया ही नहीं था। प्रेमचंद लिख करके ले गए थे वो भाषण, लेकिन वहां पर उन्होंने एक मौखिक एक वक्तव्य दिया था, वो लिखित भाषण नहीं पढ़ा था। जबकि सच ये है, जो कि सज्जाद जहीर जी ने अपनी पुस्तक रोशनाई में विस्तार के साथ उसका वर्णन किया है। यानी अज्ञे ने यह लेख 1980 में लिखा और सज्जाद जहीर की वो पुस्तक उर्दू में बहुत पहले आ गई थी। तो आखिर क्या आवश्यकता आ पड़ी कि अज्ञे जी ने प्रेमचंद के उस भाषण को झुठलाने के लिए एक झूठ गढ़ा। बहुत साफ बात है। उसके पीछे मंतव्य यह था कि प्रेमचंद का वो भाषण हिंदी साहित्य की मुख्य धारा की दिशा बदलने वाला था, दिशा तय करने वाला था। यानी कि हिंदी साहित्य के केंद्र में व्यापक समाज होगा, संघर्षशील समाज होगा, किसान होंगे, स्त्रियां होंगी, दलित होंगे, या कि वो कुलीन समाज होगा, वो अभिजन समाज होगा। तो ये एक संघर्ष चला। बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए निर्मल वर्मा ने प्रेमचंद की परंपरा से ही इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद परंपरा नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जो कुछ थी वो साहित्य की परंपरा थी। तो इस तरह की चीजें जो हैं चलती रहीं। लेकिन ये अभी हाल के वर्षों में जो हुआ, हाल के वर्षों में तो बहुत ही एक जिसे कहा जाए कि एक बहुत ही खुले तौर पे यह कहा जाने लगा, और प्रगतिशील खेमे में भी एक जिसे कहा जाए कि एक पस्ती का भाव था। यानी कि जो बहसों की परंपरा थी, वो बहस की परंपरा धीरे धीरे प्रगतिशील लेखन आंदोलन या प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन में लगभग तिरोहित होती सी गई। हम याद करें कि बहसों का स्तर क्या था। यानी प्रगतिशील लेखन आंदोलन के अंदर भी बहसें थी, प्रगतिशील लेखन आंदोलन के बाहर भी बहसें थी। प्रगतिशील लेखन आंदोलन के अंदर ही बहुत बड़ी बहस, द ग्रेट डिबेट जिसको कह सकते हैं, वो तुलसी को लेकर के हुआ, रामचरितमानस को लेकर के हुआ। यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा एक तरफ थे, दूसरी तरफ सब लोग थे। सब लोग मतलब शिवदान सिंह चौहान थे, रांगे राघव थे, राहुल सांकृत्यायन थे, यशपाल थे, अमृत राय थे। तो एक बहुत बड़ी बहस हुई, और उस बहस में एक परंपरा की पहचान कि हमारी परंपरा जो वर्णाश्रमी सामंती भारतीय समाज की संरचना है, उस संरचना को पोषित करने वाला साहित्य क्या प्रगतिशील साहित्य की परंपरा में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के प्रगतिशील आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी बहस हुई। और बाहर बहस हुई। बाहर बहस हम आप सभी जानते हैं, कांग्रेस फोरम फॉर कल्चरल एक्शन, कल्चरल फ्रीडम, जो कि एक अमेरिका द्वारा संचालित पोषित आंदोलन था, जो कि एक समाजवादी जो व्यवस्था थी, जो समाजवादी खेमा था दुनिया का, उस समाजवादी खेमे के विरुद्ध व्यक्ति स्वातंत्र के नाम पर एक जो राजनीतिक आंदोलन था, वह भी चला। और उसी की परिणत थी प्रगतिशील लेखक संघ और परिमल की बहसें। यानी वो बहसें बहुत तेज थी, और उन बहसों के साथ ही कला के लिए, कला समाज के लिए थोड़े बाद में चल करके जो पत्रिकाएं थी, यानी धार्मिक स्तरीय की पत्रिका, उसमें बहस चली, राजाश्रयी बनाम सेठाश्रयी, फिर कहानी अकहानी, यानी कि बहुत सी बहसें। यानी हिंदी साहित्य में
प्रगतिशील धारा के मंच से भी, प्रगतिशीलों का विरोध करते हुए भी, कलावादियों की तरफ से भी एक बहस मुबाहिसे का एक सिलसिला था। सांप्रदायिकता को लेकर के, फांसीवाद को लेकर के जितनी बहसें उस समय हुई उतनी बहस आज नहीं है। आप याद कीजिए कि अमृत राय ने 1968 में मुक्तधारा में एक लेख लिखा था, सांप्रदायिक फांसीवाद के विरोध में। लेख बहस तलब था। उस बहस में नामवर सिंह, मनमथ नाथ गुप्त, हरिशंकर परसाई और उसमें बहुत से लोग उसमें शामिल हुए थे। कई हफ्तों वो बहस चली थी। तो यह जो बहस की परंपरा थी, जिसमें प्रगतिशील भी शामिल थे, गैर प्रगतिशील भी शामिल थे। तात्पर्य कहने का ये कि हिंदी समाज में, हिंदी पब्लिक स्फीयर में, हिंदी सार्वजनिक वृत्त में ये जो बहस मुबाहिसे की परंपरा थी वो समाप्त हो गई। आज जब हमारे सामने चुनौतियां इस रूप में मौजूद है, जब अभिव्यक्त की आजादी खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है, बहुलवादी सांस्कृतिक सामाजिक संरचना खतरे में है, तो इसको लेकर के क्या हिंदी समाज में कोई गंभीर बहस है? बहस क्या हो रही है? बहस कविता की राजनीति पे हो रही है, राजनीति की कविता पर हो रही है, बहस किसी एक व्यक्ति के किसी कथन पर हो रही है, किसी एक संपादक के किसी कथन पे हो रही है। क्या ये बहसें हैं? क्या इन्हें बौद्धिक बहस कहा जा सकता है? क्या आज के समाज की दशा दिशा को समझने के लिए ये बहसें कुछ मददगार हैं? तो मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हिंदी प्रदेश इस समय बौद्धिक बहसों की दृष्टि से एक बंजर प्रदेश है। आप देखिए, यही वो समय है, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कर्नाटक में खाली बहसें नहीं हो रही हैं, बल्कि उस समाज में की जड़ों से जो जुड़े हुए लेखक हैं, उस समाज की समस्याओं के साथ, उस समाज की चुनौतियों के साथ चुनौती दे रहे हैं। और जिन शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं, वो शक्तियां किस कदर हमलावर हैं, इसके उदाहरण मैंने आपको शुरू में ही दिए। तो तात्पर्य कहने का ये कि जहां जोखिम भरी अभिव्यक्ति की जा रही है, वहां अभिव्यक्ति की आजादी पर वास्तविक खतरे हैं। हिंदी में क्या है? हिंदी में इन दिनों हुआ क्या? यानी अज्ञेय जी की जन्मशती मनाई गई। उस अज्ञेय जी की जन्मशती के दौरान अज्ञेय जी के साहित्य को लेकर के जो पूर्व बहसें थी, उन पूर्व बहसों को पृष्ठभूमि में रख करके एक सर्व स्वीकृति के अज्ञेय की रचना की गई, जिसमें प्रगतिशील भी शामिल थे, कलावादी भी शामिल थे और एक मूरत उनकी गढ़ी गई। मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी मनाई गई, तो जो कलावादी खेमा था वो तो अपनी शर्तों के साथ उनकी शताब्दी मना रहा था, लेकिन जो प्रगतिशील जनवादी जो यह खेमा था, वो मुक्तिबोध की जो एक मार्क्सवादी दृष्टि थी, जब उस मार्क्सवादी दृष्टि पर हमले किए गए कलावादियों के द्वारा, यानी कि मैं एक दिल्ली की बैठक में मौजूद था और उस दिल्ली की बैठक में एक कलावादी खेमे से ये कहा गया कि अपने अंतिम दिनों में मुक्तिबोध का मार्क्सवाद से मोहभंग हो गया था। इसलिए मोहभंग हो गया था कि जो उनकी किताब थी उसको लेकर के जब संघीय और सांप्रदायिक शक्तियों ने जब हमला किया, तो उस हमले में मौन रह गए बहुत से प्रगतिशील, इसलिए उनका मोहभंग हो गया। जबकि सच क्या था? सच ये था कि 1964 में मुक्तिबोध का निधन हो गया और 1962 में चीन का हमला हुआ था। चीन के हमले के बाद
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन श्रीपाद अमृत डांगे ने एक लेख लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया, और उस लेख में यह स्थापना की, क्योंकि एक बहस चल रही थी कि क्या एक समाजवादी देश एक कम्युनिस्ट देश का हमलावर हो सकता है, हमला कर सकता है। डांगे ने उस लेख में कहा कि हाँ, चीन ने हमला किया है भारतवर्ष पर और चीन हमलावर है। उस लेख का मुक्तिबोध ने अनुवाद किया हिंदी में। जिस दिन ये लेख छप करके आया उसी दिन रात में अनुवाद किया और अपने शहर के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव को बुला करके कहा कि इसको छपवाओ, 4 पन्ने का अखबार निकालो और इस लेख के साथ दूसरी खबरें छाप करके हजारों की संख्या में शहर में बटाओ। और उन्होंने ये कहा कि कॉमरेड डांगे ने कम्युनिस्ट आंदोलन को बचा लिया है इस लेख से। तो जिन मुक्तिबोध को कम्युनिस्ट आंदोलन की इतनी चिंता रही हो, जिनकी इतनी संबद्धता रही हो, उसके बारे में कहा जाए कि उनका मोह भंग हो गया था और उस गोष्ठी में उनका कुछ प्रतिकार न किया जाए इस कथन का। मैंने किया। और ऐसा भी नहीं था कि जो मुक्तिबोध ने मतलब ये लेख लिखा, जो अखबार बंटवाया, ये तथ्य लोगों को मालूम ना हो। आलोचना का जो अंक इसी दौर में निकला है उसमें ये सारी चीजें हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि हम लोग बहसों से बचते रहे और हम तुर्की बतुर्की जवाब देने की मुद्रा में खड़े नहीं होते। जो हमारी एक वैचारिक भूमिका है, हम कविता, कहानी, आलोचना में एक प्रगतिशील दृष्टि अपनाते हुए अपना लेखन कार्य तो करते हैं, लेकिन हम वैचारिक बहसों को जो है अपने काम का हिस्सा नहीं बनाते। तो मैं समझता हूं कि आज समय यह है कि हम अपने वैचारिक उपकरणों को तेज करें। और देखिए, आज के समय में एक व्यापक जनतांत्रिक मोर्चे की आवश्यकता है, जिसमें हर रंग, हर विचार के लेखकों की शामिल हैं। क्योंकि जो खतरा इस समय सांप्रदायिक फासीवाद का है, उसका मुकाबला करने के लिए व्यापक हिंदी समाज के लेखकों का एक एका होना चाहिए। लेकिन उस एका को बनाने के लिए हम अपनी वैचारिकता को स्थगित नहीं कर सकते। हम अपने वैचारिक उपकरण के साथ वहां पर उपस्थित हैं। हम उस जनतांत्रिक एकता में शामिल हैं, लेकिन अपने विचारों को त्याग करके नहीं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने विचारों के साथ अग्रगामी हों आज की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए। एक दूसरी बात कि जब इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती हमारे सामने हो, तो कैसे हम इसका मुकाबला करें, ये सवाल दरपेश है। और मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चुनौती का मुकाबला हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तियों द्वारा जो रेखा खींची गई है, जो पाला खींचा गया है, उन्हीं में रह करके नहीं कर सकते। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो बौद्धिक पानी ग्रहण करता है, उन स्रोतों में अपनी हिस्सेदारी करके मुझे नहीं लगता कि हम जो है कारगर विरोध कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, भारतीय लेखन परंपरा में जो प्रगतिशील तत्व एक लंबे समय से उपस्थित रहे हैं, यानी कि बजाय इसके कि हम रामायण में, महाभारत में, गीता में, पुराण में या दूसरे धार्मिक ग्रंथों में हम प्रगतिशीलता तलाशें, हमारा जो भारतीय दर्शन है, चाहे चारवाक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, इन सब, और इसकी एक व्याख्या की गई है कि हमारे दर्शन में क्या जीवित है, क्या मृत है।
तो वो जो सारा लेखन है, हम एक बार उस लेखन से फिर से गुजरें। और वो जो भौतिकवादी परंपरा है, जो परलोकवादी नहीं इहलोकवादी है, उस इहलोकवादी परंपरा का अनुगमन करते हुए हम एक समानांतर सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ करें। ऐसा नहीं कि काम पहले नहीं किया गया, राहुल सांकृत्यायन का विपुल काम है, और के उस जमाने के लेखकों ने जो है बहुत सी पुस्तकें लिखी, बहुत सी पुस्तकें लिखी। अब याद कीजिए भगवत उपाध्याय को, कितना बहुमूल्य लेखन उन्होंने किया। खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर सरीखी पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें कि जो हमारा जो एक वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, इस सारे पर अलग अलग अध्याय हैं और उनका उन्होंने विश्लेषण किया। तो यह जो परंपरा है, और इस परंपरा के साथ साथ जो एक जनतांत्रिक परंपरा इन दिनों तेजी से जो है हमारे सामने अपना चिंतन लेकर के, अपना दर्शन लेकर के, जो पहले से मौजूद थी लेकिन और प्रखरता के साथ उपस्थित हुई है, अम्बेडकरवादी चिंतन। उस अम्बेडकरवादी चिंतन का बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी प्रदेशों में, हिंदी समाज में बहुत से ऐसे लेखक थे, बहुत से ऐसे सामाजिक सुधारक थे, कार्यकर्ता थे, अछूतानंद और बहुत से लोग ऐसे थे, पेरिया ललई सिंह, इन सारे लेखकों ने, रामस्वरूप वर्मा, इन सारे लेखकों ने भारतीय समाज की जो एक, जिसे कहा जाए कि जो एक वास्तविक जो समस्याएं थी, जो कठिनाइयां थी, जो रुकावटें थी प्रगति के मार्ग में, आधुनिक चिंतन के मार्ग में, उनको रेखांकित करते हुए देशज आधुनिकता का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। तो हम उस देशज आधुनिकता के तत्वों को पहचाने। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत सिर्फ राजनीतिक स्तर पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पछाड़ने की नहीं है। देखिए, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक दल अपना काम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर एक प्रगतिशील लेखन आंदोलन के हिस्से के रूप में हमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो जो पुराना लेखन है, जो परंपरा है, जो कि इन दिनों बहुत सी चीजें उपलब्ध नहीं है, यानी चाहे राहुल सांकृत्यायन का लेखन हो, यशपाल का लेखन उपलब्ध है, लेकिन यशपाल का लेखन जिस तरह से बहुत प्रचारित था एक समय में, आज वो नहीं है हमारे सामने। भगवत उपाध्याय की पुस्तकें नहीं है, राधा मोहन गोकुल जी की उतनी उस मात्रा में नहीं उपलब्ध है जैसी होनी चाहिए। तो एक प्रगतिशील लेखन आंदोलन की, प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन की, प्रगतिशील धारा के जो भी लेखक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, उन सबका ये भूमिका आज के संदर्भ में ये होनी चाहिए कि एक अभियान के रूप में हम जो है वो साहित्य जो आज मददगार है, यानी कि प्रेम, आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तियों ने एक अन्य को पहचान लिया। इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक समाज को बाहरी कह करके लांछित किया जा रहा है। इस देश और समाज की सारी बुराइयों की जड़, सारी दुश्वारियों की जड़ उसको ही माना जा रहा है। लेकिन आज तो ये एक राजनीतिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, एजेंडे के रूप में, लेकिन ये पहले से ही मौजूद रहा है। आप देखें प्रेमचंद के लेखन में, प्रेमचंद ने इसको लेकर के, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, मुस्लिम समाज के प्रति एक जो दुराग्रह की भावना लोगों में थी, इसको लेकर के, यानी कि मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि आचार्य चतुर्सेन ने एक पुस्तक लिखी थी, इस्लाम का विश्व वृक्ष। आचार्य चतुर्सेन को की लानत मलामत करते हुए, उनको लगभग डांटते हुए प्रेमचंद ने कहा
कि आप भारतीय समाज के शत्रु हैं, लिख रहे हैं। करबला जैसा नाटक लिखा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने इस बात को रेखांकित किया कि हम अपने बगल में रहने वाले अपने पड़ोसी अल्पसंख्यक को नहीं जानते। हमें जानना चाहिए गाय को लेकर के, गोहत्या को लेकर के, इन सब प्रेमचंद ने विपुल साहित्य लिखा है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को एक बार फिर से उनका अवगाहन किया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें प्रचारित किया जाना चाहिए। तो ये सब हमारे प्रगतिशील लेखन आंदोलन में ये सब पहले हो चुका है। जो हो चुका है उसको एक बार फिर से एक जिसे कहा जाए कि के लिए उसको एक अभियान का हिस्सा बनाने की एक जरूरत है। दूसरा इसके साथ यह भी है कि हमें एक जिसे कहा जाए कि आत्मालोचना भी करनी चाहिए। आत्मालोचना इस बात की कि भारतीय विचार परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा, यानी कि एक के दामोदरन हमारे बहुत अच्छे मार्क्सवादी प्रगतिशील विचारक रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, भारतीय चिंतन परंपरा। भारतीय चिंतन परंपरा से एक पूरा एक विकास क्रम दिखता है, लेकिन उस भारतीय चिंतन परंपरा में इस दौर के चिंतन की जब बात करते हैं, इस दौर के चिंतन की बात करते हुए के दामोदरन, गांधी, नेहरू, इकबाल, टैगोर, इन सब की चर्चा होती है, लेकिन किसकी चर्चा नहीं होती है, महत्वपूर्ण यह है जानना। ज्योतिबा फूले की चर्चा नहीं होती है, अंबेडकर की चर्चा नहीं होती है, पेरियार की चर्चा नहीं होती है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि ये सब जो कमियां हैं, यानी कि उन पुस्तकों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हमें आज उस परंपरा से जो चीजें छूट गई हैं, जो प्रगतिशील परंपरा थी, उस देखिए आज प्रगतिशील आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन अपनी कई भूलों का शोधन कर रहा है, भूल सुधार कर रहा है। तो एक बौद्धिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्रगतिशील आंदोलन के क्षेत्र में भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है, कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आखिर के दामोदरन की उस पुस्तक में जो चीजें छूट गई हैं, अब समय आ गया है कि हम उस परंपरा में इन चीजों को शामिल करें। और जो हमारे लेखन में, हमारे मार्क्सवादी प्रगतिशील लेखन में यदि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें नहीं शामिल होनी चाहिए थी, भूलवश या गलत समझदारी के कारण वो शामिल हुई। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, अयोध्या सिंह की एक पुस्तक है, भारत का मुक्ति संग्राम। भारत का मुक्ति संग्राम पुस्तक में अंबेडकर का जिक्र है, बहुत नकारात्मक तरीके से उनका उल्लेख है। उस नकारात्मक तरीके से उल्लेख करते हुए ये तक कहा गया कि अंबेडकर बड़ौदा के महाराजा और अछूत कन्या के पुत्र थे। अंबेडकर मालदार हरिजनों के प्रतिनिधि थे, आदि आदि बातें इस तरह की कही गई हैं। बहुत आपत्तिजनक है ये सब उसी कोटि का है जिस कोटि का अरुण शौरी ने लिखा था, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। तो हमें क्या पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है? इस पुस्तक में क्या सुधार करने की आवश्यकता नहीं है? मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए। देखिए, हम बात आत्मालोचना के बारे में कर रहे हैं और प्रगतिशील लेखक संघ ने आज ये मंच दिया है, हम उसके मंच से कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है, इस बात का ध्यान है, और मैं भी और आप में से बहुत से लोग जो सुन रहे हैं इस आंदोलन के इनसाइडर हैं।
तो हमें आज इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या एक लेखक संगठन के रूप में, एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण क्या हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत साफ है। प्रगतिकामी, प्रगतिशील दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, द्वंदात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण, ये सारा कुछ हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन इस दृष्टिकोण को रखते हुए क्या यह भी आवश्यक है कि हम किसी पार्टी विशेष का अनुगमन शब्दशः करते रहें? ये जब मैं कहता हूं, थोड़ा मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। कुछ दुश्वारियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। आप याद कीजिए कि तस्लीमा नसरीन को पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने प्रदेश से बाहर निकाला। तस्लीमा का कोई दोष नहीं था, पश्चिम बंगाल की स्थानीय राजनीति के चलते ये हुआ। अब तस्लीमा नसरीन एक लेखिका है और नारीवादी लेखिका है। नारीवादी दृष्टिकोण से उन्होंने जो है धर्मों की आलोचना की, सारे धर्मों की, इस्लाम की भी की, हिंदू धर्म की, दूसरे भी जो भी पितृसत्ता है, पितृसत्ता की आलोचना की। एक प्रगतिशील दृष्टिकोण की और पितृसत्ता विरोधी लेखिका है। उस लेखिका को एक वामपंथी सरकार ने अपने प्रदेश से बहिष्कृत किया। अब एक लेखक के रूप में हमने चुप्पी साध ली। दरअसल ये दिक्कत हमारे सामने कभी कभी आती है, या आपातकाल का उदाहरण है। राजनीतिक कारणों से और बहुत से जो कारण हैं, उनके तहत उस समय आपातकाल के समर्थन का फैसला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा प्रगतिशील लेखक संघ, उसने भी उसका समर्थन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपनी गलती को माना। लेकिन लेखक संगठन पर, लेखकों पर तो हमेशा ये दाग रहा। भीष्म साहनी पे हमेशा ये कहा गया कि एक लेखक के रूप में उन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर या आपातकाल को क्यों स्वीकार किया। इस तरह के और बहुत से उदाहरण हैं। थोड़े और नजदीक के उदाहरण देखें। 2014 के लोकसभा के चुनाव के पूर्व जनवादी लेखक संघ के वरदहस्त में इलाहाबाद में एक बड़ा फांसीवाद विरोधी सम्मेलन हुआ। हम सब लोगों ने हिस्सेदारी की। बहुत अच्छा समागम था, बहुत अच्छे प्रस्ताव लिए गए, बहुत अच्छी बातें कही गई सारा। और हम सब लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि आने वाले चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम फांसीवादी शक्तियों को हराएंगे। बनारस के चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शक्तियों के उम्मीदवार के रूप में एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे जिन्हें देश का प्रधानमंत्री होना था। जाहिर है हम सब लोगों की चाहत थी कि उस उम्मीदवार को, उस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को वहां पर शिकस्त दी जाए, हराया जाए। और हम सब मुस्तैद थे, योजनाबद्ध थे, अपने अपने ढंग से एक लेखक के रूप में जो कर सकते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? उस चुनाव के ठीक पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसा उम्मीदवार घोषित कर दिया कि जिसको 1200 ही वोट मिले बाद में। और फिर सारे लेखकों से ये चाहा गया कि सारे लेखक जो है उस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करें। तो अब लेखकों की विश्वसनीयता इसमें खंडित। व्यापक लेखक समाज भरोसा नहीं करता लेखक संगठन के ऊपर। हमारी लेखक संगठनों की हैसियत कभी कभी जो है बहुत शोचनीय हो जाती है। अवार्ड वापसी अभियान जब चला, एक जिसे कहा जाए कि स्वतः स्फूर्त था, किसी लेखक संगठन द्वारा संचालित नहीं था। साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किए गए,
सारी भाषाओं के लेखक इसमें शामिल हुए, हिंदी के भी कुछ लेखक शामिल हुए, लेकिन हिंदी के लेखक संगठनों ने अपने लेखकों से कहा, वो लेखकों ने मना कर दिया, कई लेखकों ने साहित्य अकादमी अवार्ड वापस करने पर। यानी कि लेखक संगठनों का वश नहीं था, वह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। वो आंदोलन आगे आगे चला और जो है एक स्वाधीन भारत में या आधुनिक भारत में एक बहुत बड़ी घटना है लेखकों द्वारा अवार्ड वापसी की, लेकिन लेखकों का उसमें योगदान नहीं, लेखक संगठन उसके अनुगामी थे। तो आज मुझे लगता है कि हमें अपनी भूमिका पर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है कि राजनीतिक संगठन के दैनंदिन निर्णयों में शामिल होकर के हूबहू उनके साथ हम जुड़ करके, देखिए आज हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो पीसी जोशी जैसे नेतृत्वकारी के राजनीतिक संगठन नहीं है जिनका कि संस्कृत में भी जो है उतना ही दखल था, या EMS नमूद्रीपाद जैसे लोगों के द्वारा भी संचालित नहीं है जो कि एक स्वयं एक लेखक थे। आज एक जिसे कहा जाए कि एक संस्कृति और राजनीति के बीच, यानी कि वामपंथी संस्कृति और वामपंथी राजनीति के बीच एक जो रिश्ता होना चाहिए था, सघन रिश्ता होना चाहिए था, वो रिश्ता नहीं, एक कटाव है रिश्ते में। तो एक ऐसे समय में लेखक संगठनों का, लेखकों का बहुत उपयोग, जिसे कहा जाए कि व्यापक राजनीतिक सामाजिक बदलाव में बहुत बड़ा उपयोग, ये दल नहीं कर पाते क्योंकि स्वयं ये पस्त हैं, स्वयं सुस्त हैं, स्वयं निष्क्रिय हैं। होता यह है कि फिर इनकी निष्क्रियता का, इनकी सुस्ती का, इनकी अकर्मण्यता का कुछ हिस्सा हम लेखक संगठनों पर भी आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक स्वायत्तता अर्जित करने की आवश्यकता है कि हम व्यापक, जैसे कि अब यहां फिर प्रेमचंद याद आते हैं। प्रेमचंद ने कहा था साहित्य को राजनीति का एडवांस गार्ड होना चाहिए, साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल होना चाहिए। तो आइए फिर उसी भूमिका में आए ना, आगे चलने वाली मशाल की भूमिका में आए। हम पिछुलग्गों की भूमिका में क्यों आए, अनुगामी की होने की भूमिका में आए। देखिए ये तब हो पाएगा जब हम स्वयं इस काबिल होंगे, जब हम स्वयं उस प्रगतिशील परंपरा के वास्तव में वारिस होंगे, जब हम वास्तव में उसकी पहचान कर पाएंगे, जब हम हमारे सरोकार वही होंगे। दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है, प्रेमचंद भी मध्य वर्ग के थे, राहुल भी उच्च वर्णीय समाज से आए थे, यशपाल भी मध्यवर्गीय थे, भगत शरण उपाध्याय भी मध्यवर्गीय, सारे लोग मध्यवर्गीय थे। लेकिन ये सारे मध्यवर्गीय लोग वर्ण और वर्ग से मुक्त होकर के व्यापक संघर्षशील समाज, हाशिए के समाज, दलित, स्त्री सबके पक्ष में लेखन कर रहे थे और साहित्य को केंद्रीयता प्रदान कर रहे थे अपनी वैचारिकता के द्वारा। तो वर्ण और वर्ग से मुक्त होने की वो परंपरा मैं समझता हूं आज थोड़ी तिरोहित हुई है। हम मध्यवर्ग के लेखक तो हैं, लेकिन मध्यवर्ग के लेखक होने के साथ साथ हम यह भी विचार करना है तो कहीं हमारी दृष्टि भी तो मध्यवर्गीय नहीं होती जा रही है। अगर हमारी दृष्टि मध्यवर्गीय या हम सिमट करके कहीं अपने वर्ग और अपने वर्ण में अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमें स्वयं अपने आप से पूछना चाहिए कि पिछले 20-30 वर्षों में जब से दलित आंदोलन की धमक हुई है, जब से स्त्रीवादी लेखन का विस्तार हुआ है, यानी कि दलित आंदोलन ने प्रगतिशील लेखन की धारा को अधिक विस्तार दिया है, मुख्य धारा के लेखन को जनतांत्रिक बनाया है।
लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये हुई कि जब दलित लेखकों ने की आमद हुई, दलित लेखन शुरू हुआ, उनके द्वारा आत्मकथाएं लिखी जाने लगी, जब मुर्दहिया जैसी आत्मकथा आई, जूठन जैसी आत्मकथा आई, या इस तरह का दूसरा जो लेखन हुआ, तो एक चीज यह भी देखने में आई कि हमारी जो मुख्य धारा के लेखक थे, उन्होंने दलित लेखन के प्रति थोड़ा संकोच बरतना शुरू किया। थोड़ा मन में उनके ये भाव आया कि जब ये सहानुभूति स्वानुभूति की बहस चलाई जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि हम तो दलित लेखन कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्यों करें, या उससे थोड़ा विमुख हो गए। यानी कि पहले महाभोज लिखा गया, परसिस लिखा गया, धरती धन अपना लिखा गया, ऐसे बहुत सी कृतियां लिखी गई। लेकिन इस 2.5-3 दशकों में इक्का दुक्का अपवाद हैं। उन अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी मुख्य धारा के लेखक, यानी जो गैर दलित लेखक हैं, उन लेखकों के द्वारा मतलब जो दलित यथार्थ है, जो हास्य का यथार्थ है। यानी कि आप यह भी तो देखिए, सांप्रदायिकता पर हमने विपुल लेखन किया, लेकिन जितनी बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है, उससे कम गहरी, उससे कम मारक समस्या दलितों पर अत्याचार नहीं है। आप देखें कि पूरे भारतीय समाज में आज जो सबसे बड़ा अंतर्विरोध है, वो अंतर्विरोध सवर्ण बनाम दलित का है। इस अंतर्विरोध की अनदेखी करके कोई बौद्धिक समाज लेखन कैसे कर सकता है? यदि आज जब अंग्रेजी के लेखक, अंग्रेजी में इधर बहुत से उपन्यास लिखे गए, उन सारे उपन्यासों में, अरुंधति राय समेत सारे उपन्यासों में दलितों का संघर्ष, दलितों के प्रति सरोकार अव्यक्त हुए हैं। और अरुंधति राय तो यहां तक कहती हैं कि जिस साहित्य में दलित जीवन की अनुगूंज नहीं है, तो ये एक तरह का अंधत्व है, एक ब्लाइंडनेस है। तात्पर्य कहने का ये कि आज हमें, यानी कि एक सांप्रदायिकता के विरोध में लिखना, मुझे लगता है कि एक जो है गैर जोखिम भरा काम है। लेकिन दलित मुद्दों पर लिखना, आज भीमा कोरे गांव पर लिखना एक जोखिम भरा काम है। उसके लिए आनंद तेलतुंबडे को जेल भेजा जाता है। और ये जो नाम हमने लिए, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनकी पुस्तकों पर प्रतिबंध हुआ है, जिन लेखकों की घेराबंदी की गई है, अगर आप पड़ताल करें, ये खाली अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का मामला नहीं है, ये उससे गहरा मामला है। ये भारतीय समाज की जो कुलीन वर्णाश्रमी संरचना थे, उसको प्रश्नांकित कर रहे थे। ये समाज की एक वर्चस्वशाली धारा के विरुद्ध खड़े हुए थे, तो उस वर्चस्वशाली धारा ने इन्हें दंडित किया। तो दलित जीवन पर लिखना, उनके संघर्षों पर लिखना, या जो आज अन्य है, यानी भारतीय समाज का जो अन्य है, उसको अन्य की भूमिका को इंगित करते हुए लिखना, अखलाक पर लिखना, ये एक जोखिम भरा कार्य है। तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द पर लिखना जोखिम भरा काम नहीं है, लेकिन मुस्लिम को अन्य बनाना, अलगाव में रखना और उस परंपरा की पहचान करना, आज ये जोखिम भरा काम है कि हम कहें कि रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी पंक्तियां आज हिमालय की तलहटी से उद्धृत की जा रही हैं, उन रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय में कबीर के बारे में क्या लिखा है? कबीर को लिखा है कि ये विदेशी भावधारा के कवि थे। उनको इस्लाम के साथ जोड़ते हुए विदेशी भावधारा। अब सवाल यह है कि इसका क्रिटिक तो किया जाना चाहिए ना, लेकिन इसका क्रिटिक तो जोखिम भरा है। आप कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उर्दू के बारे में क्या कहा था, उर्दू के बारे में लेखों को लिखते हुए उन्होंने मुस्लिम के बारे में क्या कहा था।
यह कहना जोखिम भरा है, क्योंकि आचार्य रामचरण शुक्ल एक पवित्र गाय है। तो कौन करेगा ये? हम प्रगतिशील धारा से जुड़े हुए लेखक बौद्धिकी ही तो ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह सब आज करने की आवश्यकता है, और आज अपने मध्यवर्गीय सरोकारों से को थोड़ा झाड़ पोंछ करके, थोड़ा उसे बाहर निकल करके, अपनी परंपरा से स्वयं को समृद्ध करते हुए आज वास्तव में प्रगतिशील परंपरा को पहचानना, और प्रगतिशील परंपरा को पहचानते हुए, यानी जो मुक्तिबोध ने कहा था, अव्यक्त के जोखिम उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। मठ और गढ़ सब न तोड़िए, लेकिन जो हमारी मानसिक बाधा है, उस मानसिक बाधा को दूर करके अव्यक्त के जितने जोखिम हम उठा सकते हैं उठाएं, तो ही